हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं हेतु गणित विषय में आज का ये जो वीडियो है विगत 5-6 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम हुए हमारे उसके जो प्रश्न पत्र में जितने भी सेट्स आए हुए हैं उनमें कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जैसे बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य सत्य, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर हम उसको आज हम हल करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे 6 वर्षों का है तो एक एक साल में ये जो 4 अंक वाले हैं इसमें अथवा वाला आता है। सबसे पहले बता दूं, 4 प्रश्न आता है तो 4 दूनी 8, एक प्रश्न पत्र में 8 हो गया, क्लियर हो गया। 8 छका 48, ठीक। 48 प्रश्न मिलेंगे तो एक ही भाग में तो नहीं हो सकता, तो इसका हम पहला भाग लेकर आ चुके हैं, आज करेंगे इसको। ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य सत्य, उचित संबंध, ये सब के 75-75, इसके 75 प्रश्न, इसके 75, इसके 75 प्रश्न, 2 अंकों वाले के 75 प्रश्न, 3 भाग बना है, 1, 2, 3, और 3 अंक वाले इसमें भी 1, 2, 3 अंक बना है और 60 प्रश्न। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। इतना क्या हो गया, हमारा पूर्ण हो चुका है। अब ये जो हमारा 4 अंक वाले हैं इसमें अथवा वाला रहता है। एक में आपको 8 प्रश्न मिलेंगे एक क्वेश्चन पेपर में, और दूसरे सेट में भी प्रश्न वही रहता है, बस क्रम बदला रहता है। ठीक है। 6 साल का कितना हो गया, 8 छक्का 48। इसको हम भाग में लेकर आएंगे तो पहला भाग देखते हैं कितना हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय को देखते हुए हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इसे 4 अंक वाले प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न लगे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। जो हमारे विद्यार्थी नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराना वीडियो नहीं देखे उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, शानदार हमारा सेशन होने वाला है, बेहतरीन वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिए। एक एक प्रश्नों को पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक हल करेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सारणी दिख रहा होगा, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको जमा लीजिए। वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसका आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति को लिख लीजिए। कितना कितना दिया है, 9, 17, 28, 23, 15 और 8। ठीक है, आवृत्ति आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी बहुलक बोलेगा इसका सूत्र लगेगा, क्योंकि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है। अगर हमारा साधारण आंकड़ा होता तो हम कौन ज्यादा बार आ रहा है उसको देख लेते। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सूत्र लगेगा बहुलक का। बहुलक निकालने का सूत्र होता है, वो है हमारा L1 प्लस, ठीक है, क्या रहेगा मेरा, 2 F1 माइनस F0, एक मिनट, F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कौन क्या है। L1, ध्यान से सुनेंगे, L1 किसको लेना है। L1 माने हमारा अंग्रेजी में होता है लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा बार आया है आवृत्ति, तो यहाँ पर कौन है, 28। ये जो इसका जो वर्गांतर है उसी का, उस वर्गांतर का आपको निम्न सीमा लेना है। तो निम्न सीमा शुरू कहां से हुई, सीमा 20, इसलिए L1 के जगह में हो जाएगा 20। F1, F1 का मतलब जो हमने यहाँ पर वर्गांतर हमने लिया, जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, आवृत्ति, वही हमारा F1 होगा। ठीक। F0,
F0 क्या होगा मेरा, ये 28 लिखता हूँ पहले, माइनस F0। F0 क्या है, एक से पहले जीरो आता है, 1 से पहले जीरो आता है ना, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा F0। क्लियर हो गया बात। चलिए F0, F0 के जगह में कितना लिखेंगे आप, 17 लिखेंगे, बटे 2 गुणित F1 तो हमको मिल चुका है 28 ऋण F0 का मतलब आ गया 17 ऋण F2, तो एक के बाद दो आएगा ना, तो चलिए F2 ये दूसरा, उसके बाद वाला, तो ये आ जाएगा हमारा 23 गुणित H क्या होता है, इनका गेप, वर्गांतर में कितने का गेप है, 0 से 10 में 10 का गेप है, इसलिए 10। समझ में आ गया, L1 F1 F0 F2 H सब क्या है, समझ में आ गया, अपने अपने जगह में हमने रख दिया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 20 धन 28 में 17 गया तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये आ गया 56, 28 दूनी 56, और 56 में ये 40 जो घटाएंगे, तो 56 में 40 जो घटाओगे कितना आ जाएगा, 16 गुणित में कितना आ गया, 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 20 धन 11 पचे 55, बटे में 8 आ गया, और ये आ जाएगा 20 धन, क्लियर हो गया बात, 20 धन, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 8 छक्का 48, कितना बचा 9, सॉरी कितना आ गया 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56 हो जाता, ठीक है, 7 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 8 अट्ठे 64, फिर कितना आ गया मेरे पास 70 में 64 हटाएंगे 6, 8 सत्ते 56, और 8 पंचे 40, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएंगे 26.875, ये उत्तर प्राप्त हो गया हमें। क्लियर हो गया, थोड़ा सा ये 4 नंबर वाले हैं, टाइम तो लगे ना भाई, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया कैसे बनाना है आपको, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, ये अथवा है, ठीक है, इसी प्रश्न का ये अथवा वाला है, सब अथवा अथवा में आएगा, 4 नंबर वाले जितने भी सब में अथवा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोला है, माध्यिका बोला है, तो माध्यिका वर्गीकृत आंकड़े का, तो सबसे पहले आप वर्गांतर लिखिए और उसकी आवृत्ति लिखिए, ठीक। अब क्या करना है, वर्गांतर है मेरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, बस इतना ही है। आवृत्ति कितना कितना दिया गया है, 4 6 10 7 3 और 2। इसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है, संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता। अब ये क्या है, संचयी का मतलब होता है वहां तक का योग करना, तो 4 का संचयी बारंबारता 4 हो जाएगा। अब देखो ये इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, ऐसा तिरछा जोड़ते जाना है, 4 और 6 कितना आ जाएगा आपका 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से ये संचयी बारंबारता मिलती है, ठीक है। अब इसके लिए सूत्र निकलेगा, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, L1 प्लस n बटा 2 ऋण, ठीक है, CA बटे F गुणित H, ये हमारा सूत्र है भैया। अब L1 क्या है, ठीक है, L1 क्या है हमको समझना है, देखो आखिरी कहाँ गया है 32, यही मेरा n है, जो आखिरी यहां पर आएगा इसको आप जोड़ेंगे तो भी 32 आएगा। आवृत्ति को F से दर्शाते हैं, वर्गांतर को CI से, और संचयी बारंबारता को या संचयी आवृत्ति को CF से, ठीक है। तो यहाँ पर योग करेंगे तो भी ये 32 ही आएगा, इसका जितना इसका आखिरी आएगा इन सब का टोटल उतना ही आएगा। क्लियर हो गया। अब इसी का कर लीजिए आधा, n का बटा कर लीजिए आधा, मतलब 32 का आधा कितना आ गया 16। अब देखो यहाँ पर ये 16 नंबर किस में आएगा, मतलब 10 के बाद आएगा,
ठीक, 10 के बाद आएगा ना भाई, ये जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर संचयी आवृत्ति में कहाँ पर आएगा वो हमको देखो। ठीक है, तो देखो 16 है वो 10 के बाद ही आएगा, तो जिसके बाद आएगा वही वाला आपको वर्गांतर लेना है। और उसी का निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब यहाँ पर लोगे आप 20 धन n बटा 2, n को बटा 2 किए कितना आ गया है 16 ऋण CF, यहाँ पर मुद्दा CF का है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर आप वर्गांतर लिए रहोगे, उस लाइन वाले CF को छोड़ देना है, उसके पहले वाले CF को लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 और बट्टे में 1। बारंबारता किसका लेना है, जो आप वर्गांतर चुने रहोगे उसी की बारंबारता को लेना है, मतलब बट्टे में 10 गुणित h क्या है आपका, h है आपका ये वर्गांतर में कितने का गेप है, तो गेप है 10 का, 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 20 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 26। और इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो इसकी जो माध्यिका है वो हो जाएगी 26 हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये मतलब हमें समझ में आ गया कि जो हमारा आंकड़ा वाला है सांख्यिकीय उससे आएगा। उसके पश्चात देखिए ये क्षेत्रमिति का है, बोला है यदि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु है इसके आधार का व्यास दिया है, कितना दिया है व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 24, ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करिए। चलिए तो हल करने वाला बात है, और हल करने में हमारा सूत्र लगेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या निकाल लेंगे कितने का, त्रिज्या निकालेंगे 7 सेंटीमीटर की। उसके पश्चात ऊंचाई दे दिया है हमको 24 का। अब यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ बोला है उसके लिए आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर ये 7 आ गया है, 14 का आधा 7, और ये जो ऊंचाई है 24 है, तो पाइथागोरस के प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर और ये हमको प्राप्त हो जाएगा 25। तो तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं L से, जो कि आता है हमारा R का वर्ग प्लस H का वर्ग, और ये आ जाएगा 7 का वर्ग 24 का वर्ग, और ये वर्गमूल 625 आएगा, और ये 25 आ गया, हमको L भी प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है। चलिए पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए 7, और एल प्लस आर, एल का मतलब आ गया 25 धन आर का मान दिया है 7। समझ में आ गया, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणित 25 और 7 कितना हो गया 32, 22 दूनी 44 के 4 हासिल है 4, 22 दिए 66 और 4 70, और यह वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी में पूछा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई आर का वर्ग गुणित एच, 1/3 22/7, 7 का वर्ग गुणित एच के जगह में क्या रखेंगे आप 24। इस बार तिर्यक ऊंचाई नहीं रखना है, वास्तविक लंबवत ऊंचाई को रखनी है। 7 से एक बार 7 कटेगा, ठीक है, 3 का एक बार 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 आ गया, गुणित में कितना आ गया 22। ठीक है, 22 छक्का 132 का 2 हासिल आया 13, 22 पंच 110 और 13 123 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। ये 4 नंबर के लायक तो है ही ना, बिल्कुल। चलिए तो बढ़ते हैं, फिर से देखो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है,
क्षेत्रमिति वाला प्रश्न आ रहा है भैया। ठीक है, इस बार गोला बोला है। गोले का जो व्यास है वो कितना दिया है? 12। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। डी बराबर 12 है हमारे पास, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी निकालना है। तो यहाँ पर जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो संपूर्ण हो चाहे वक्रीय हो तो गोले के लिए समान होता है। ठीक है, चलिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर का वर्ग। 4 गुणित पाई आर का वर्ग 6 का वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग 36 चौक 144 पाई, क्योंकि ये कटेगा नहीं है इसलिए पाई के रूप में आप रख सकते हैं सेंटीमीटर वर्ग। और यदि नहीं रखना है तो वही 22/7 रख के हल कर लीजिए। ठीक, गोले का आयतन, गोले का आयतन का क्या सूत्र है? 4/3 पाई आर की घात 3। सबसे पहले बता दूं ये अथवा वाला है उसी का। ठीक है, सब में अथवा आएगा, 4 नंबर वाले में अथवा अथवा रहता ही है। चलिए 4/3 पाई और ये 6 की घात 3। 6 की घात 3 माने 216 होता है। तो 4 गुणित पाई गुणित 216 बटे में कितना आ जाएगा? 3। 3 एकम 3, 3 सत्ते 3 दूने 72 चौक कितना आ जाएगा? 4 दूने 8 और 7 चौक 28, 288 पाई और घन सेंटीमीटर में इसका उत्तर आएगा। क्लियर है? पाई का मान आप रख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब ये हमारा देखो निर्देशांक ज्यामिति का है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। तो इसका सूत्र है, सूत्र कुछ इस प्रकार का है कि y ऋण y1 बराबर m x ऋण x1। x1 और y1 बिंदु है और x y हमारा जो समीकरण देगा, m हमारा प्रवणता है। ठीक है, मान को रख दीजिए। y ऋण y1, y1 का मतलब ये 5 बराबर प्रवणता का मतलब 10/3। x माइनस x1 का मतलब होता है x माइनस x1 का मतलब ये x पहला वाला बिंदु 0, ये 3 इधर गुणा हो जाएगा। y ऋण 5 बराबर 10 और ये आ जाएगा x ऋण 0, x ऋण 0 x हो जाएगा, 3 दोनों के साथ गुणा होगा। 3y ऋण 5 ये 15 बराबर 10 गुणित x कितना हो जाएगा? 10x। इधर पक्षांतर होगा या इसको उधर पक्षांतर कर लो। 10x ऋण 3y, ठीक है, धन 15 बराबर 0। ये आ गया रेखा का समीकरण। क्लियर? अब इसी में अथवा वाला आएगा। चलिए देख लीजिए, ये अथवा वाला है। इसमें ग्राफ खींचने को बोला है भैया, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें बोला है आपको वर्ष दिया हुआ है और आपको इधर उसका साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक तरफ हमारा वर्ष रहेगा और एक तरफ हमारा ब्याज रहेगा और बिंदुओं को दर्शाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक ग्राफ लेके आते हैं और उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारा ग्राफ है, थोड़ा सा मैंने पहले से इसको करके रखा है क्योंकि ये सडनली करेंगे तो फिर टाइम टेकिंग है और टाइम आपका भी कीमती है और हमारा नहीं मालूम, लेकिन विद्यार्थियों का समय तो अभी फिलहाल कीमती चल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये जो है मेरा वर्ष को बता रहा है ये। ठीक है, और इधर वाला पक्ष हम ले लेंगे साधारण ब्याज का। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष जो है
उसका पैमाना लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक इकाई, एक्स अक्ष का एक इकाई माने एक वर्ष, और वाई अक्ष में क्या लिखेंगे? वाई अक्ष में यहाँ पर पैमाना लिखना पड़ेगा। वाई अक्ष पैमाना जो है एक इकाई बराबर, देखो एक एक इकाई ये हमारा 10-10 रुपया को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पैमाना आप बता देंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पर, और जो वाई अक्ष है वो ब्याज को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर बता देना आप, साधारण ब्याज को प्रदर्शित कर रहा है बोल के, और ये वर्ष को, समय को। ठीक है, ये मतलब ये समय है हमारा जो कि वर्ष में है, साधारण ब्याज है जो कि रुपए में है। अब इस तरह से देखो, शून्य वर्ष के लिए वहां पर का जो ये था, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, शून्य के लिए शून्य, एक के लिए 15, दो के लिए 30, तीन के लिए 45, चार के लिए 60 और 5 के लिए 75। उसी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एक। ये देखो ये एक है, एक के लिए 20 और 10 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर आएगा आपका 15। तो इधर समय का एक और इधर ब्याज का 15, ये बिंदु दिया। ठीक है, दो के लिए इधर 30 आ रहा है, देख लो इधर 2 वर्ष है, इधर 30 है। ठीक है, इस तरह से मैंने बिंदु को, यहाँ पर आपको बिंदुओं को कहाँ तक जाना है? 5 वर्ष। 5 में इधर का देखो ये 70 और ये 80 दोनों के बीच में आ रहा है, आ रहा है ये। बिल्कुल करना कुछ नहीं है, इनको आपको क्या कर लेना है? मिला लेना है। ठीक है, चलिए मिलाने के लिए कोशिश करते हैं, हम सीधी रेखा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बन जाए तो अच्छी बात है। चलिए ये मैं यहां से मिला रहा हूं इसको, ये ऐसा चला गया हमारा। ठीक है, मतलब मैं तो हाथ से मिला रहा हूं, आप क्या करेंगे? स्केल का प्रयोग कर लेंगे वहां पर, है ना? आप तो स्केल से बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ऐसा मिला दिया, बस इसको इतना ही करना था, और आपका ये कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर आपके मुट्ठी में आ गया। समझ रहे हो बात को? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है? चित्र में ओ केंद्र का, ओ हाँ वृत्त का केंद्र है, एवं पी क्यू एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू, कहाँ है भैया पी आर क्यू? पी आर क्यू ये आपको 50 दिया है, इसका मान निकालना है। कोण ओ पी क्यू का कहाँ है? ओ पी क्यू ये वाला ढूंढना है। ठीक है, इसका मान निकालना है भैया। बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। ठीक, थोड़ा सा हमको यहाँ पर एक वृत्त का नियम लगाना पड़ेगा और एक त्रिभुज का। ठीक, समझ में आ गया कैसे है? बता देता हूं मैं। देखो नियम क्या कहता है पहले वो समझो। नियम कहता है कि कोई वृत्त है। ठीक, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका। कोई वृत्त है भैया, उस वृत्त में एक क्या होता है? चाप होता है। उस वृत्त में एक चाप होता है, और वो जो चाप है केंद्र पर कोण बनाएगा। ठीक, और वही चाप, समझ रहे हो बात को? उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में जो कोण बनेगा, दोनों में एक संबंध होता है। दोनों में इस प्रकार संबंध होता है कि केंद्र वाला डबल रहेगा, दुगना रहेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो ये 50 है, तो केंद्र वाला क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां तक तो हमको समझ में आ गया, मतलब ये O और ये मेरा है P और ये Q और ये है मेरा R, मतलब ये जो केंद्र पर कोण बना है वो O 100 आ जाएगा नियम से। नियम हमारा लिखना है, और मैं यहाँ पर उसको गणितीय रूप में लिख रहा हूं। पी ओ क्यू बराबर है डबल पी आर क्यू के। रीजन बता दिया, कारण बता दिया कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा
ठीक है, वृत्त के परिधि में शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, नियम को लिख लेंगे हम, या प्रमेय जो भी समझ। ठीक है, इसमें लिख लेना भैया सुस्पष्ट तरीके से। और इस प्रकार से हमारा हो जाएगा कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित 50, क्योंकि दिया गया हमको पहले से दे दिया गया है कोण पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री, 50 डिग्री। ठीक, चलिए जो कि उत्तर आ गया मेरा 100, लेकिन हमको तो ये निकालना ही नहीं है। तो अब एक त्रिभुज देखिए, यहाँ है ओ, ये पी और ये क्यू, यहाँ ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। ठीक है, त्रिभुज लिखना है आपको ओ पी क्यू में। ठीक है, क्या हमको मिला, ओ पी बराबर ओ क्यू, कारण दोनों ही त्रिज्या हैं और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया। अब लेकिन त्रिभुज का नियम कहता है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको दर्शा रहा हूं, ये देखो दोनों भुजा बराबर है। इस भुजा का जैसे ओ क्यू, ओ और क्यू आ गया, तो छूटा कौन है, पी। तो ओ क्यू के सामने में पी है, जितना रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा, ओ और पी के सामने वाला। तो ओ और पी के सामने वाला भी वही उतना ही रहेगा, एक समान लेता हूं मैं इसको। स्पष्ट है। और ये जो ओ है मेरा 100 आ गया है। त्रिभुज के क्या करेंगे, त्रिभुज का जो योग का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ओ प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी त्रिभुज के कोण के योग नियम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर में आ गया 180। ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 100 मिल चुका है। इसको x माने हैं, इसको भी x माने हैं, बराबर 180। और ये इधर पक्षांतर होगा, और ये 2x बराबर, ठीक है, 2x का बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण कितना हो जाएगा, 100। और 2x का मान आ गया हमारे पास 80, और ये x का मान आ गया भैया 40। और x किसको माने हो, ओ पी क्यू को। तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 40। यह समय लगेगा इसमें, है ना, थोड़ा 4 नंबर के लायक है, 4 नंबर के लायक लिखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब ये उसी का अथवा है, जो अभी प्रश्न हमने किया ना, उसी का ये अथवा है। या तो वो बनाइए या तो ये वाला बनाइए। चलिए इसका भी हल देख लेते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी है, एडी लंब है कहां पर, बीसी पर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और एडी को लंब मानते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री। बिल्कुल मान लिया। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो भैया सिस्टोमेटिक आप लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं, है ना। चलिए, क्योंकि जगह, आपको जगह के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, जगह के हिसाब से। चलिए तो देखिए यहाँ पर, अब ये सब वर्ग वर्ग वाला आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। कौन से में लगेगा, त्रिभुज दो ठो हमारा समकोण दिख रहा है, दोनों में एक एक बार लगा लो। ठीक, मैं इधर एक बार लगाया, बी ए डी, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज बी ए डी में पाइथागोरस के प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मिला मेरे को, ए बी का वर्ग बराबर आएगा बी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग।
ठीक, समीकरण 1 मान लेता हूं। फिर क्या करना है मेरे को, एक और छोटा त्रिभुज इधर राइट वाला छोटा त्रिभुज लेना है, जिसका नाम क्या है, ये देखो ये वाला, इसका नाम है हमारा ए डी और सी। यहां पर भी लगाना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। लिख लेता हूं यहाँ पर त्रिभुज कौन से में, या समकोण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडीसी में। ठीक है, पाइथागोरस तो लगा लिए। क्या आएगा हमारा, कर्ण कौन है 90 के सामने, ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में 2 को, समीकरण 2 को घटा लीजिए। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग, जिसमें मेरे को घटाना है ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग। बताया हूं बार बार वीडियो में कि चिन्ह नीचे वाले का पूरा बदल जाता है। ये देखो, ये धन एडी है, ये ऋण एडी है, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा मेरे पास ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, इधर क्या बचा, बी डी का वर्ग, ये धन ऋण बन चुका है डी सी। हमको जो प्रूफ करना है या सिद्ध करना है उसमें सब धनात्मक है, तो जितना भी ऋण है उसको पक्षांतरित कर लीजिए और आपको प्राप्त हो जाएगा। इधर ए भी धन में है तो इसको नहीं इसको ट्रांसफर करना है डीसी को, और एसी को उधर, तो डीसी इधर आके धन बनेगा, इधर पहले से धन में बीडी है धन, ये ऋण वाला एसी इधर आके धन में बन जाएगा। और इस तरह से क्या हो गया, सिद्धम इति सिद्धम हो गया। यही करना था हमें, बिल्कुल जी हाँ, सिद्ध हो गया। आप बढ़िया सिस्टोमेटिक दिया गया है, ये है वो है, सब लिखेंगे और पूर्ण रूप से इसे बनाने के लिए जो मूल हमारा, जो इसका मेन पॉइंट है, ठीक है, वो हमने बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोला है फिर से देखो, अब यहां पर फिर से आपका आ चुका है क्या वाला, क्षेत्रमिति वाला। चलिए, इसमें क्या बोला है, बेलन के बारे में बोला है। बेलन 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई है बोल रहा है, और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 88। ठीक, और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, ये तो 3 नंबर वाले के लायक है, खैर आया है। चलिए देखते हैं, हाइट इसकी दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और क्या है, एच, जो कि हमको दे दिया 88। यहाँ एच का मान रखिए, तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या हमको नहीं मालूम, ऊंचाई 14 है और ये 88, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88, और त्रिज्या का मान आ गया 1। जैसे ही त्रिज्या मिला, ऊंचाई तो दिया हुआ है, आप बेलन का आयतन निकाल लीजिए। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह में रखे 22/7, आर का वर्ग 1 का वर्ग, और एच का मान है हमारे पास 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 22 दूनी 44, और सेंटीमीटर में घन लगेगा क्योंकि आयतन निकल रहा है। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। 4 नंबर के लायक तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अब आया है तो होगा। ठीक, इसी का अथवा दिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसका अथवा देखो, ये आ गया सेम, अथवा में आया होगा ये, क्योंकि टॉपिक वही है। एक शंकु का दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 77 पाई,
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, चलिए जो जो दिया है पहले लिख लो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के लिए बता रहा हूं भैया, तो शंकु ही रहेगा ना। ठीक है, अब ये नहीं सोचना सर वो शंकु नहीं लिखे। अब भाई समझ रहे हो, समय यहाँ पर इतना लंबा हो जाएगा ना वीडियो पूरा, खुद जो हो रहा है वो भी चला जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, पाई आर और एल बराबर में दे दिया है 77 पाई। पाई से पाई काट लो। यहाँ पर आधार का व्यास दे दिया है, मतलब डी बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आप त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक, और उसकी क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी है। रख दो मान को, आसान नहीं है ये, समझ रहे बात को, आसान नहीं है। 7 पहले क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकलेगा, समझ रहे हो बात को। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई से फिर पाइथागोरस लगाओगे, तब आपका ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, आर के जगह में रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल का मान आ जाएगा, आर का मान मैं रख रहा हूँ 7, एल का मान एल रखा, और ये आ गया 77। 7 एकम 7 का 11 बार में, एल का मान आ गया है 11 भैया। ठीक है, अब एल आर और एच के बीच में एक संबंध होता है कि एल का वर्ग है वो आर का वर्ग धन एच के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ एल है, आर है, एच निकल जाएगा। ये 11 का वर्ग बराबर आर मतलब 7 का वर्ग धन एच का वर्ग, ये इधर आएगा तो आएगा एच का वर्ग बराबर 11 वर्ग ऋण 7 का वर्ग, दोनों एक बार जुड़ेगा दोनों एक बार घटेगा, दोनों जुड़ेगा तो 18 गुणित दोनों घटेगा तो 4। ठीक है, अब ऊंचाई निकालनी है भैया, तो वर्गमूल 18 का तो आ गया 3 वर्गमूल 2, और इसका 4 का 2, 3 दूने 6 वर्गमूल 2 आ गया। 18 चौक 72, तो 72 का वही 36 दूने 72, 36 का आ गया 6 वर्गमूल 2। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ जाएं, बिल्कुल। फिर से देखो यहाँ पर क्या हो गया, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है, मतलब ये दूसरा साल का चालू हो गया प्रश्न पत्र, सेट नहीं, सभी सेट में बराबर आएगा, वही आएगा। मतलब मैंने अभी तक 8 प्रश्न कर लिए, समझ रहे हो बात को, और 8 प्रश्न में आपका समय काफी लग गया है, लंबा हो जाएगा लग रहा है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना करने की कोशिश करेंगे। 3 भाग में होगा तो 3 भाग में, 4 भाग में, 4 भाग में। चलिए यहाँ पर मैं 48 टोटल मिलेगा, तो 12 चौक 48 4 भाग में तोड़ देता हूँ मैं। क्लियर हो गया। चलिए बनाऊंगा सबको, लेकिन ये करते हैं, यहाँ पर देख लो जरा क्या दिया हुआ है, माध्य। माध्य कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लिखो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। ठीक है, इसका बारंबारता लिख लीजिए या आवृत्ति लिख लीजिए। एफ, एफ कितना कितना दिया गया है, 11, 29, 6, 3 और 1। क्या करना है, ये सरल है लेकिन समय खाने वाला है, ये समय आपका लेगा, करना कुछ नहीं है। इसका सबसे पहले एक्स निकाल लो। एक्स कैसे आएगा, ये जो वर्गांतर दिया है इसका मध्य बिंदु, तो 30 और 40 का मध्य बिंदु आएगा 35, इसका 45, और इसका 55, फिर इसका 65 और इसका 75। फिर क्या करना है, दोनों को कर लेना है गुणा, एफ को गुणा करना है एक्स के साथ। समझ में आ गया बात। चलिए कितना आएगा जरा मान देख लीजिए, 11 पचे 55 का 5 हासिल आया 5, 11 तिया 33 और 5 38। ठीक है,
चलिए यहाँ पर 29 का गुणा करेंगे इससे 45 से, तो आप क्या करिए 1150 में 45 घटा दीजिए। देखो भैया ये 30 ऋण 1 हो जाएगा और 45 तिया कितना होता है 45 तिया तो हमारा 135 होता है, मतलब 1350 में 45 घटाओगे, ठीक है, तो 1305 आ जाएगा ये। चलिए तो लिखते हैं 1305। फिर ये 55 छक्के कितना हो जाएगा 330। फिर आ जाएगा 65 तिया 195 और 75 एकम 75। चलिए देखो भैया मेथड बता दे रहा हूँ, कुछ हो सकता है ऊपर नीचे तो देख लेंगे। 5 5 10 और 10 20 का शून्य हासिल आया 2 2 7 9 9 18 3 21 21 और 8 29 का 9, ठीक है, हासिल आया 2, ठीक है, 2 हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 6 और 3 9 और 3 12 का 2, हासिल में कितना आ गया 1 1 और 1 कितना हो गया 2, 2290 आ गई। इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स 2290। ये जितना भी एफ एक्स जितना भी है सबको जोड़ दो, और किसको जोड़ना होता है समेसन ऑफ एफ, मतलब बारंबारता को जोड़ना है। तो कितना आ गया 11 29 40 हो गया, 40 और ये 10 50 हो गया। फिर क्या करना है माध्य को हम लोग दर्शा सकते हैं एक्स बार से, तो समेसन ऑफ एफ एक्स बटे समेसन ऑफ एफ, ये सूत्र लगता है। देखो सरल है, ये करना कुछ नहीं, कठिन कुछ नहीं है, क्या है ना समय लेगा। ये कितना आ गया 2290 में भागित होगा मेरा 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 पचा 25 और 5 अट्ठे 40, 45.8 इसका उत्तर प्राप्त हो चुका है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो फिर से उसी डिजाइन का आ रहा है, मतलब ये अथवा है। क्या दिया है, एक दिवसीय है हमारा, इसमें आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े के तहत आपको हल करना है। चलिए क्या निकालने को बोला है बहुलक, सेम उसी तरह का, ठीक है, सेम उसी तरह अभी जो बनाए हैं वही बनाना है। थोड़ा जल्दी कर देता हूं मैं क्योंकि अभी अभी मैंने बहुलक समझाया है, तो इसमें फिर से आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अथवा वाला इसको चलिए, ठीक है, अथवा आएगा। चलिए मैं इसको फटाफट करता हूं मैं। 0 से 50, फिर क्या आएगा मेरा 50 से 100, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों में से कोई न कोई आएगा, 2 ठो अथवा लेके, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। चलिए इसकी बारंबारता बताते जाइए, 4 5 16 12 3 और 2। सबसे ज्यादा कौन है, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रहा हूं मैं क्योंकि अभी भी मैंने बताया था बहुलक के बारे में, ठीक है। चलिए सूत्र होता है मेरा L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित में H, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी का वर्गांतर का जो निम्न सीमा है उसको L1 लिखना है, मतलब ये आ जाएगा 100 धन F1, यही तो F1 है, कितना आ गया 16 ऋण, इसके पहले वाला F0 5 बटे क्या रहेगा दुगना, 16 का दुगना आ गया 32 ऋण 5 तो रहेगा ही माइनस F2, F2 का मतलब F1 के बाद वाला नीचे वाला 12 गुणित में करना है 50, ये कितना आ जाएगा हमारा 100 धन 16 में 5 गया 11 बटे में 32 में 10 12 हटेगा 20, 20 में 5 घटेगा 15 गुणित में आ गया 50, ये 5 दिया 15 5 दाम 50, ये आ जाएगा 100 धन 110 बटे 3 और ये आ जाएगा 100 धन
हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 तिया 33 और 11 छक्का 3 तिया 9 और 3 छक्के 18.66 आएगा, जो कि हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है हमको 136.67 के लगभग। तो यही हमारा आंसर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई, ये हमारा थेल्स का प्रमेय है, उसका कथन सहित दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध होता है भैया, चलिए तो स्टेप चालू करते हैं अपना। ठीक है, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है और कैसे बनाना है उसको लिखते हैं पूरा। ठीक है, तो ये जो हमारा कथन है, सबसे पहले आप तो लिखेंगे कथन को, ये कथन आपको उतारना है। कथन उतारने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो दिया गया है उसको लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र मेन मुद्दा तो चित्र का है ना, बिल्कुल। चलिए चित्र को बना लेते हैं। ये देखो, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC, ये गया रेखा, इसको नाम दे दो L, जो D और E पर काटता है। ठीक है, समांतर है। अब क्या बोल रहा है हमको, भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो सिद्ध करना है, लिखेंगे। पहले दिया गया है वो लिख लो। ठीक है, तो चलिए दिया गया है, क्या क्या दिया है, L अर्थात DE समांतर है किसके, BC से। ठीक है, जो मेन है उसको लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC दिया है वो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, यहाँ पर सिद्ध ये करना है कि मेरा AD जो टुकड़े हुए हैं उनका अनुपात DB बराबर है AE बटे EC। ठीक, इसके लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या है, D से C को मिलाना है, B से E को मिलाना है, और D से एक लंब डालना है इधर AC पर, DF ले लो, और इधर E से एक लंब डालना है, F के बाद क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रचना हो गया। ठीक है, D से C को तथा B से E को मिलाया, साथ ही साथ मैंने एक लंब रचना किया। वो लंब क्या क्या है, DF का लंब डाला कहां पर, AC पर, और EG का लंब डाल दिया मैंने कहां पर, AB पर। ये हमारी रचना हो गई, बात समझ में आ गया। चलिए अब हमको यहाँ पर एक और नियम को जो 9वीं कक्षा में है वो समझना है। ठीक है, वो क्या है कि अगर एक ही आधार, जैसे आधार मेरा DE है, इस DE आधार से उसी के समांतर अगर कितना भी त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये हमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। समान आधार से, इसको लिखता हूं मैं, समान आधार से समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर त्रिभुज में DEB और DEC, देखो DE समांतर है किसके, BC के। मैंने समान आधार ले लिया, ये DE, और DE से क्या बनाया मैंने, DEB बनाया, उसी DE से क्या बनाया, DEC बनाया। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज
क्षेत्रफल लिखना है यहाँ पर। क्षेत्रफल त्रिभुज DEB बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। बस इतना ही काम करना है। अब यहाँ से 4 डायग्राम बनेंगे और वो 4 डायग्राम से आपका निकल जाएगा। वो 4 डायग्राम कौन है? देखो, ये जो छोटा ऊपर में ADE है ना, इसको 2 बार लिखो। ADE, इसी को 2 बार। तो त्रिभुज तो एक ही है ना, ठीक है, त्रिभुज तो एक ही है। तो इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, अब यहां पर देखो एक और, वो त्रिभुज का नाम है मेरे पास DEB और इधर का त्रिभुज का नाम है मेरे पास DEC। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यहां पर मैंने बता दिया है। क्लियर हो गया? तो दोनों का अनुपात, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दोनों का इधर अनुपात, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। क्षेत्रफलों का ना याद रखें। तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEB बराबर, इधर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। त्रिभुज तो वही है, तो बराबर रहेगा ही ना, ये ऊपर वाला ऊपर के, और ये दोनों को बराबर मैंने इधर सिद्ध कर लिया है। क्षेत्रफल त्रिभुज DE और C। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा गुणित आधार। ADE में आधार, आधार उसको बोला जाता है जिस पर लंब डला होता है। ठीक है, लंब कितने का डला है? यहाँ पर ये मेरा G आ गया, कहाँ पर डला है? AD पर। तो AD गुणित क्या हो जाएगा? GE बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल DEB। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये जो DEB है, इसमें अंदर हमारा लंब नहीं डलेगा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तब आपका लंब डल रहा है, और उस लंब का नाम है EG। और किसको बढ़ाने पर? BD को बढ़ाने पर आया, तो इसीलिए आधार आप क्या रखेंगे? DB, और ऊंचाई जो लंब है मेरा वो रहेगा GE बराबर, इधर भी वैसी आधा गुणित आधार। इधर आधार किसको डालना है आपको? D से क्या डाला है? D से डाला है इधर लंब डाला है F, तो कहां पर लंब डाला है? AE पर, गुणित क्या हो जाएगा मेरा? DF बटे आधा गुणित, ये देखो इसको भी ऐसी आप आगे बढ़ाओ, और इधर D से F लंब डाला है, किसको बढ़ाया आपने? EC को, तो ये आ जाएगा EC गुणित DF। DF से DF कटेगा, आधा से आधा कटेगा, आधा से आधा कटेगा, G से G कटेगा, इधर बचा AD बचा DB बराबर, इधर बचा AE बटा EC। और इस प्रकार से ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये इसका अथवा आ चुका है, देखो इसका अथवा, ये वाले का अथवा, इस प्रमेय का अथवा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अथवा में देखते हैं। ये हमारा वृत्त वाला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बनेगा कैसे? देखो पहले चित्र इधर बना लेता हूं। चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा, ये क्या है? हमारा स्पर्श रेखा, और ये हमारा छेदक रेखा, इसका नाम है P, और ये T, और ये जो छेद रहा है उसको है मेरा A और B बिंदु। ठीक है, यही बोला है प्रश्न में, ये सब दिया गया है। मान लेते हैं इसका केंद्र O है। बात समझ में आ गया? इतना हमको दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमको लिख लेना है, दिया गया है हमें ठीक है, वृत्त का केंद्र O
पीटी स्पर्श रेखा, ठीक है, और पीएबी छेदक रेखा है, ये सब दिया गया है। ठीक, ओ केंद्र है मान लिए हमने। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ से हमको मिलाना पड़ेगा, टी से ओ को मिला लो, ओ से ए को मिला लो, और ओ से एक लंब डाल दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रचना में लिख लेंगे, ठीक है। दिया गया है, चित्र आ गया, सिद्ध करना है वो पहले लिख लेते हैं, फिर रचना डालेंगे, ठीक है। दिया गया है, उसके बाद हमारा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी का वर्ग। ठीक, चलिए अब हमारा रचना में लिख लो, किसको किसको मिला रहे हो। टी से ओ से ए को मिलाया लिख लेना है, तथा ओ एम मैंने लंब डाल दिया कहां पर? ए बी पर। इतना हमारा रचना हो गया, ठीक है। और पी से ओ को भी मिला लो भैया, इसको क्यों छोड़ रहे हो? पी से किसको मिला लेना है? ओ को। स्पष्ट है? चलिए पी से ओ को क्या किया? मिलाया, ये रचना वगैरह हो गया, ठीक है। अब हमको सिद्ध यहाँ पर करना है, मतलब सिद्ध कर रहे हैं अपन, या उपपत्ति। सिद्ध करने का मतलब है उपपत्ति। उत्पत्ति नहीं है ना, उपपत्ति है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भैया, शुरू वहीं से करते हैं, उल्टा साइड से। ठीक, क्लियर हो गया बात। पी इंटू पीबी से भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पीटी स्क्वायर से चालू करेंगे। स्पष्ट हो गया बात? चलिए लेफ्ट से राइट को लाओ या राइट से लेफ्ट को लाओ। चलिए मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाते जाता हूँ, देख लो ये मेरा 90 अंश बनेगा। इस 90 अंश त्रिभुज वाले का नाम है टी ओ और पी। क्या होता है? केंद्र से जब स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीटीओ में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथा लिख देता हूं मैं, प्रमेय से समझ जाना पाइथागोरस है। क्या आ जाएगा मेरे पास? पीटी का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग ऋण टीओ का वर्ग। देखो भैया ये मेरा लंब, सॉरी कर्ण मेरा पीओ है, तो जब भी कर्ण निकालना रहेगा तब धन आएगा, लेकिन कर्ण यदि हमको लंब या आधार निकालना है तो माइनस आएगा, इसीलिए मैं माइनस कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, अब पीओ को बदलेंगे। कैसे बदलोगे पीओ को? ये देखो यहाँ पर लंब डला है, क्लियर हो गया बात? तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पीटी का वर्ग। ये पीओ के जगह मैं एक चीज लिखने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना है। पीएम का वर्ग धन एम ओ का वर्ग। ठीक, ये किसके जगह मैंने लिखा? पीओ का वर्ग के जगह ऋण अलग से, जो टीओ है उस टीओ के जगह मैं लिख रहा हूं एओ। तो यहाँ पर जो जो बदल रहा हूं उसको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। ये मेरा आ गया, ये ओ है, ये पी है, ये एम है। यहाँ पर आप लगाओगे तो क्या आएगा मेरा? पीओ का वर्ग धन, सॉरी पीओ का वर्ग बराबर क्या आएगा? पीएम का वर्ग धन ओ एम का वर्ग। पाइथागोरस के प्रमेय से आएगा कि नहीं आएगा? अब उसी को यहाँ पर मैंने बदल दिया। अब देखो ये जो टीओ है, ओ से टी मतलब ओ से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और ओ से ए भी त्रिज्या है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं टीओ बराबर ओ ए बराबर त्रिज्या। स्पष्ट हो गया? चलिए ठीक, अब यहाँ पर फिर से बदलूंगा मैं, इसको बदलूंगा, ध्यान से देखो।
अब त्रिभुज, एक छोटा और त्रिभुज लेना है और उस त्रिभुज का नाम है मेरे पास ए ओ और एम। ए ओ और एम, यहां पर मैं ए एम का वर्ग को बदलूंगा। देखो ये भी 90 अंश वाला है, तो अभी बताया मैंने। ये सब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, मैं समझाते जा रहा हूं। ए ओ का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग में माइनस करेंगे किसको, ओ एम का वर्ग को। ठीक है, क्लियर हो गया बात। लेकिन हमको तो एम ओ को बदलना है, तो एम ओ को बदलना है तो क्या करने पड़ेंगे, इसको उल्टा लिख लेते हैं, ओ एम का वर्ग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको निकालना है ना हमको, इसी को बदलना है। तो ओ एम का वर्ग के जगह लिख लेंगे हम ए ओ का वर्ग ऋण ए एम का वर्ग। ठीक, चलिए इसको बदल रहा हूं मैं अब। ये आ गया मेरा पी एम का वर्ग धन एम ओ के जगह क्या हो जाएगा, ए ओ का वर्ग ऋण ए एम का वर्ग। ये बदला गया, इसको सेम टू सेम रखो। ये धन में है, ये ऋण में है, कट जाएगा। अब अंतिम बचा हमारा पी एम का वर्ग ऋण ए एम का वर्ग। अब ये सूत्र लगता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, दोनों एक बार जुड़ेगा और यही दोनों एक बार घटेगा। समझ रहे हो बात को। लेकिन ये जो ए एम है इसको बदल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ध्यान से देख लो, क्या नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है भैया कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है और ये एम बराबर आ जाएगा एम बी। इसलिए इस एम को, सर इसको क्यों नहीं बदल रहे हो, अभी कारण बता दूंगा मैं। ये आ जाएगा मेरा पी एम प्लस एम बी और ये आ जाएगा मेरा पी एम माइनस ए एम। अब देखो ये मेरा पी एम है, इसमें मैं एम बी प्लस कर रहा हूं तो ये लंबा बन गया, पी से लेकर कहां तक पहुंच गया, बी तक, तो इसलिए पी बी आ गया गुणित। ये देखो ये पी एम था, इसमें इतना को मैं एम को मैं माइनस कर दे रहा हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ये छोटा वाला बचेगा ना। ये इतना लंबा में मैं इतना माइनस कर दे रहा हूं तो ये बचेगा नहीं, केवल पी ए बचेगा ना। तो इसीलिए इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, वो हट गया देख लो। ये मेरे पास क्या हो जाए, पी एम माइनस ए एम। ठीक, ये मेरा बचेगा पी बी, सॉरी पी ए या ए पी, जो भी समझ लो। तो ये आ गया मेरा पी ए इंटू पी बी और ये किसका मान निकल रहा था अभी तक, पी टी स्क्वायर इति सिद्धम। अंत में ये क्या हो गया है, सिद्ध हो गया, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो मैंने कितने सारे, देखो ये बगल में पूरा लिखा है विवरण, ये आपको 4 नंबर से 5 नंबर के बराबर है ये, समझ रहे हो, इतना लंबा है। अब ये 4 नंबर वाला इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, 5 में क्या लिखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ओके, चलिए देखते हैं हमारा अगले प्रश्न के लिए। चलिए 1-2 प्रश्न और बचा है, ये खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पर देखो, फटाफट करते हैं। एक्स एवं वाई के एक संबंध बिंदु ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। चलिए ये फटाफट हो जाएगा। संबंध निकालना है मतलब समीकरण निकालना है। जो मेरा एक्स वाई है वो बिंदु 7, 1 और 3, 5 दोनों से बराबर दूरी पर है। तो दूरी सूत्र लगा लो, मान लेते हैं इसको P, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। हमको दिया है प्रश्न में PA बराबर PB दिया है, तो PA बराबर क्या होता है, वर्गमूल x को x से माइनस करो, दूरी ना ऐसा निकालते हैं, x को x से, y को y से माइनस करो, वर्ग लगा लो, इधर भी वैसी करो, x ऋण 3 का वर्ग प्लस y ऋण 5 का वर्ग। अब वर्गमूल हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहाँ पर बचा a ऋण b का वर्ग, क्या सूत्र होता है, a का वर्ग
धन बी का वर्ग ऋण 2ab, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। फिर ए ऋण बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab, तो ये 2y आ जाएगा। इधर ए ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x। y ऋण 5 का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab, तो 2 5 6 10y, y का वर्ग दोनों तरफ कट जाएगा, x का वर्ग दोनों तरफ कट जाएगा। 7 का वर्ग 49 और 1 50 हो गया। ऋण 14x ऋण 2y बराबर, यहाँ 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 24, सॉरी 5 का वर्ग 25, 25 और 9 कितना हो गया भैया 34। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, इधर x है ऋण 6x और ऋण 10y, सब उधर पक्षांतर कर लो भाई। 34 को इधर करो तो 50 ऋण 34, ये ऋण दोनों है उधर जाके धन 14x हो जाएगा। इधर पहले से x ऋण 6 है, ठीक। इधर मेरा ऋण 10y पहले से है, ये ऋण 2 इधर आके धन 2 हो जाए, और इस तरह से अंतिम हमारा आ गया 14 में 6 घटा, तो ये आ जाएगा 8x, और ऋण 10 में 2 घटा जुड़ा, तो कितना हो जाएगा ऋण 8y, और 50 में 34 घटा तो आ गया 16। सबको 8 से भाग कर लीजिए या 8 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर बचा x माइनस वाई बराबर 16, काट दो, 8 दूनी 16, और x ऋण y बराबर 2, और इस तरह से x और y के बीच में क्या हो गया, एक संबंध मिल चुका है। इसी को हमको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। चलिए अब ये हमारा सेकेंड नहीं, यही लास्ट प्रश्न है इसका। देख लो क्या बोल रहा है, हमको ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है, ठीक है। किसके किसके बीच, x और x का वर्ग, x और x का वर्ग। तो ग्राफ कैसे बनता है भैया, बिंदुओं को लेंगे, और उस बिंदु में भी हमारा कहां से कहां तक लेना है हमको, ऋण 4 से धन 4, तो ये ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0, फिर 1 2 3, और ये कितना आ गया 4, ठीक। अब ये x का वर्ग है, x को जब ऋण 4 लेंगे तो x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग कितना आ गया 16, x को जब ऋण 3 लेंगे तो ऋण 3 का वर्ग कितना आ गया 9, x को जब ऋण 2 लेंगे तो x का वर्ग कितना हो गया ऋण 2 का वर्ग 4, x को जब हम लोग ऋण 1 लेंगे तो x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग 1, x को जब 0 लेंगे तो हमारा x का वर्ग कितना हो जाएगा 0 का वर्ग 0। फिर वैसे ही देख लो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। और इस तरह से आप क्या बना लेना, एक चार्ट बना लेना। चार्ट बनाने के बाद ठीक है, करना क्या है वो अब यहाँ पर बताता हूँ, देखो। चलिए इसके लिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज में, जहां पर मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है, ठीक। क्या तैयार करके रखा है वो देखो, ये देखो, ये मेरा x है और ये मेरा x का वर्ग है, ठीक। जो y है मेरा उसको x का वर्ग आप ले सकते हैं। यहाँ देखो x जब ऋण 4 है तो ये देखो y कितना आ रहा है मेरा, इधर देखो 16 आ रहा है, ये दिख रहा है 16, तो इस बिंदु को नाम दोगे आप ऋण 4 16, समझ रहे हो बात को। फिर x जब ऋण 3 है तो ये ऋण 3 ऐसा देखो कहां पर कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ, ये क्या है मेरा 8 और 10 के बीच में कितना आ गया 9 है ना, क्लियर है। तो मेरा x का वर्ग 9 आ रहा है, तो इस बिंदु को नाम दोगे ऋण 3 और ये 9, ये ऋण 2 है, देख रहे हो ऋण 2 इधर कितना दे रहा है आपको 4 दे रहा है, 4, यहाँ लिखोगे ऋण 2 और 4। फिर ऋण 1 है, ऋण 1 कितना दे रहा है आपका 1 दे रहा है, ये देखो 2 और 0 के बीच में ये 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो इसको लिखोगे ऋण 1 और 1, और ये आ गया हमारा 0 0, स्पष्ट होते जा रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4,
दिख रहा होगा आपको। ये फिर वही एक एक आ गया। 2 में ये देखो फिर से 2 में 4 आ रहा है, ये 3 में कितना आ रहा है, फिर वही 9 आ रहा है, देख लो ये 3 में 9 और 4 में कितना आ रहा है भैया, 16 आ रहा है। तो इस तरह से सब बिंदुओं को मिलाओगे तो ये जो आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है आकृति ना, यही दिखेगा। बात स्पष्ट हो गई। हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा y अक्ष है, ठीक है, x अक्ष लिख लो यहाँ पर। x अक्ष में 1 इकाई बराबर 1 और y अक्ष में 1 इकाई को कितना मान रहे हो, 2। ठीक, क्लियर हो गया। 2 4 6 ऐसा बढ़ रहा है। तो आज के इस हमारे वीडियो में जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं, लंबे लंबे हैं, समझ रहे हो बात को, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमको किसी भी हालत में पूर्ण करना है, मतलब करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो धीरे धीरे पूरा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसका अगला भाग लेकर फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जाने से पहले जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।